जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग हाइड्रोलॉजी एंड ओशनोग्राफी के क्वेश्चन पेपर पर चर्चा कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने सेकेंड पार्ट में 50 क्वेश्चन तक किया है। आज इस वीडियो में और इस सेशन में वीडियो का तीसरा पार्ट होगा, जिसमें हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से 75 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले जो सेकेंड पार्ट के वीडियो में कुछ त्रुटि हो गई थी, चूँकि जो त्रुटि है वो मानव के द्वारा ही होती है और त्रुटि तो एक मानवीय प्रवृत्ति है, हो जाता है सभी से। तो सबसे पहले हमने ये बताया था कि जो चैलेंजर गर्त है यह फिलीपींस द्वीप समूह के पूर्व में है, लेकिन हमने ये कह दिया था कि ये पश्चिमी द्वीप समूह है, तो वो पश्चिमी द्वीप समूह न होकर के पूर्वी द्वीप समूह है। तो पूर्वी द्वीप समूह में चैलेंजर गर्त और पश्चिमी द्वीप समूह में अटलांटिक महासागर का पोर्टो रिको गर्त है। तो यहाँ पे ये सुधार करना था। एक सुधार करना था कि 50 नंबर क्वेश्चन में हमने मध्य अटलांटिक कटक के बारे में बताया था, जिनमें कुछ त्रुटियाँ हो गई थी। उन त्रुटियों को इस वीडियो में सुधार दिया जाएगा। तो मैंने बताया था कि मध्य अटलांटिक कटक, जो मध्य अटलांटिक कटक होता है, यह आइसलैंड द्वीप से लेकर के, ये आइसलैंड द्वीप हो गया, आइसलैंड द्वीप से लेकर के इस आकार की आकृति में यह बावेट द्वीप तक कुल 14,440 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। और इस कटक के उत्तर में मैंने इसे चैलेंजर कटक कहा था और इसे डॉल्फिन कटक कहा था। यही त्रुटि हुई थी। तो इस कटक के उत्तर में चैलेंजर कटक ऊपर न होकर दक्षिण में होगा। जैसे मान लेते हैं कि यह कोई एक कटक हो गया और 0 डिग्री के उत्तर में इस कटक को डॉल्फिन उभार के नाम से जाना जाता है, डॉल्फिन उभार। और इस दक्षिण में चैलेंजर कटक के नाम से जाना जाता है। यही एक त्रुटि हुई थी, इसको सुधार कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन बाढ़ समूह में प्रस्फोट के कारण उत्पन्न हुआ था? तो कोसी बाढ़, उत्तराखंड बाढ़, उड़ीसा बाढ़ और लेह बाढ़। तो इसमें जो उत्तराखंड बाढ़ होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न से कौन सा कार्य जलधारा सुधार कार्य से जलधारा सुधार कार्य नहीं है? तो इसमें जो नदी मार्ग का छोटा करना है ये जलधारा सुधार कार्य नहीं होगा। बाकी बांध का निर्माण करके हम जलधारा में सुधार ला सकते हैं। नदी घाटी को चौड़ीकरण करके भी हम जलधारा में सुधार ला सकते हैं। नदी घाटी का निकर्षण करके भी हम ला सकते हैं। लेकिन नदी मार्ग को छोटा कर देने से जलधारा प्रवाहित होगी स्थलों पर, तो बाढ़ आने की समस्या हो सकती है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बाढ़ ज्वार तरंगों द्वारा उत्पन्न होती है? तो डिजाइन बाढ़, नगरी बाढ़, तटीय बाढ़ और त्वरित बाढ़। तो ज्वार तरंगों द्वारा जब भी बाढ़ आएंगे तो तट के किनारे आएंगे, तो तट के किनारे जितने बसे लोग होंगे तो वहाँ पे बाढ़ आएगा, तो उसी को हम तटीय बाढ़ कहते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा तटीय बाढ़। जबकि नगरी बाढ़ अधिकतर नदियों के द्वारा आता है। जब नदियों में अचानक पानी का वेग अधिक हो जाता है तो नदियाँ बहुत तेज़ी से पानी को स्थल पर ला देती हैं, जिससे बाढ़ आता है। चूँकि नगरों में बाढ़ इसलिए आता है अधिकतर, क्योंकि नगरों में अधिकतर पक्कीकरण किया जाता है और वहाँ पानी का स्पंदन नहीं हो पाता है, जिस कारण से नगरों में बाढ़ आते हैं। इसके अलावा नगरों में सीवर होते हैं, जो सीवर का मुहाना होता है वो किसी नदी में जाके मिलता है। तो जब नदी अचानक बढ़ जाती है नदी का तल, तो उसी सीवर से ही नगरों में पानी पहुँच जाता है, जिससे वहाँ पे नगरों में बाढ़ आ जाता है। तो इसका राइट आंसर तटीय बाढ़। अगला क्वेश्चन,
ओल्ड फेथफुल गेसर किस प्रकार का गेसर है? तो ये जो ओल्ड फेथफुल गेसर है परिवर्तनशील गेसर, दीर्घ अवधि वाला गेसर, समान मध्यांतर वाला गेसर है या क्षीण गेसर है। तो ओल्ड फेथफुल गेसर यूएसए में यह एक निश्चित समय अंतराल के बाद आता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यह समान मध्यांतर वाला गेसर होगा। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। एक चीज़ और दोस्तों कि ओल्ड फेथफुल गेसर में ही येलो स्टोन पार्क बनाया गया है जो विश्व का सबसे बड़ा पार्क है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन तापी जल स्रोत का एक प्रकार नहीं है? तो तापी जल स्रोत गेसर एक प्रकार का तापी जल स्रोत ही होता है। धुआंरे जो कि ज्वालामुखी जल स्रोत से जो ज्वालामुखी से निर्मित होते हैं, जो जलवाष्प के रूप में ऊपर उठते हैं उसी को हम धुआंरा भी कहते हैं और ज्वालामुखी जल स्रोत भी है। लेकिन जो सोडा जल स्रोत है इसमें सोडा जल स्रोत ये जल स्रोत का एक प्रकार तापी जल स्रोत का एक प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन गुरुत्वीय जल स्रोत नहीं है? तो आर्टीजियन यानी कि जो नीचे से आ रहा है। तो आर्टीजियन कूप होते हैं जो जल के स्रोत होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में बहुतायत रूप से पाए जाते हैं। नालीदार जल स्रोत, विदर जल स्रोत और ऊष्ण जल स्रोत। तो इसमें जो आपका नालीदार जल स्रोत है ये गुरुत्वीय जल स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर नालीदार जल स्रोत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसे टपकता हुआ जल भरा कहते हैं? दोस्तों इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, फिर भी इसका चौथा ऑप्शन अविरुद्ध जल भरा हो सकता है। कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे जल भरा नहीं कहते हैं? तो भूमिगत जलाशय, भूमिगत जलाशय को जल भरा कहेंगे, भूमिगत जल भंडार को जल भरा कहेंगे, भूमिगत जल भंडारण को भी जल भरा कहेंगे। लेकिन जो वैटोज या वातन मंडल है इसे हम जल भरा नहीं कहेंगे। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भूमिगत जल के संपृक्त मंडल को दर्शाता है? तो भूमिगत जल के संपृक्त मंडल को दर्शाता है वैटोज मंडल दर्शाता है कि अक्वी क्रूड मंडल दर्शाता है कि अक्वी टार्ट मंडल दर्शाता है या फ्रिटिक मंडल दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्वी क्रूड मंडल। तो ये राइट आंसर अक्वी क्रूड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से कौन दो जलभरों के मध्य स्थित होता है? तो दो जलभरों के मध्य यानी कि अक्वी टार्ट और अक्वी क्रूड के मध्य। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका जो फ्रिटिक जोन है। ये कुछ क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन है जो कंफर्म नहीं है, कह नहीं सकते हैं कि यही होगा। निम्न से कौन स्तर प्रवाह का एक प्रकार नहीं है? तो आधार प्रवाह, स्थलोपरि प्रवाह, अधोसतह प्रवाह और तना प्रवाह। तो इसमें आप तना प्रवाह पे जा सकते हैं। ये भी कंफर्म नहीं है लेकिन देखना पड़ेगा। आप लोग खुद इसका आंसर दे दीजिएगा कौन सा होगा कमेंट में। निम्न में से कौन मृदा निर्माण की रूपांतरण प्रक्रिया नहीं है? तो इसमें सघनता है, खनिजीकरण है, जल अपघटन है कि न्यूनीकरण है? तो इसमें जो क्वेश्चन है इसका भी कंफर्म नहीं है। जल अपघटन के द्वारा हो सकता है, खनिजीकरण के द्वारा, सघनता के द्वारा, न्यूनीकरण के द्वारा। तो इसमें रिडक्शन पर जा सकते हैं लेकिन ये भी क्वेश्चन कंफर्म नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे सकल प्रवाह में शामिल नहीं किया जाता है? सकल प्रवाह छोड़ देते हैं, इसको सस्पेंस में है ये। निम्न में से कौन भूतल से काफ़ी ऊपर संघनन का रूप है? तो ये तो कंफर्म है कि ये बादल ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वर्षा जल के अंतर संचरण को प्रभावित करने वाला मानवीय कारक नहीं है? तो इसमें मानवीय कारक पूछ रहा है तो नगरीकरण है, वन रोपण है, चूँकि एक वन को लगाया जाएगा तो मनुष्यों द्वारा लगाया जाएगा तो वन रोपण हो जाएगा। वनावरण का मतलब जो प्रकृति में स्वतः वन उगेंगे तो उसको वनावरण कहेंगे। एक निर्वनीकरण है, तो निर्वनीकरण तो है
पूछ रहा नहीं है, तो इसमें जो वनावरण होगा, जो वन रोपण होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वन रोपण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा सतही जल प्रवाह में भारी वृद्धि होती है? तो सतही जल प्रवाह में वन विनाश के द्वारा होता है या वन रोपण के द्वारा है? तो इसमें वन रोपण इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न से किसमें पृथ्वी के ताजे जल का सर्वाधिक प्रतिशत भाग निहित है? तो ये तो हिमटोप एवं हिमनदों में सर्वाधिक ताजे जल की मात्रा पाई जाती है। चूँकि देखा जाए तो 97% जल लवणी हैं और 3% जल ही मीठी जल है, जिसको पीने योग्य में हम लोग यूज करते हैं, वो भूमिगत जल के रूप में है, तो हिमनद और हिमटोपियों के रूप में है, तो इसका राइट आंसर हिमटोपियाँ हो जाएंगी। निम्न से कौन भूमंडलीय जल इस चक्र का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, वाष्पीकरण है, धरातलीवाही जल भी है, वर्षण भी है, लेकिन सूर्याताप का परावर्तन ये भूमंडलीय जल चक्र का हिस्सा नहीं है। क्योंकि यदि सूर्याताप का अवशोषण होता तब तो ठीक है, परावर्तन हो रहा है, तो परावर्तन होगा तो कोई भी जल वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा, और जब जल वाष्प में परिवर्तित नहीं होगा तो संघनन नहीं होगी, और संघनन नहीं होगा तो वर्षा नहीं होगा, तो राइट आंसर सूर्याताप का परावर्तन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किससे मृदा वायुमंडल में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो मृदा वायुमंडल में सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो इसका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा इसका तापमान जो है कि आंसर हो जाएगा। निम्न में से मृदा की किस अवस्था में पौधे मुरझा जाते हैं? तो ये म्लान अवस्था, इसका राइट आंसर हो जाएगा म्लान अवस्था। म्लान अवस्था का मतलब ही होता है, यानी कि विल्टिंग को ही हिंदी में कहते हैं मुरझाना, तो इसका म्लान अवस्था हो जाएगा। मृदा में मौजूद जल की मात्रा के आधार पर मृदा आर्द्रता की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो मृदा आर्द्रता की कुल 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, तो राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगला सवाल, हाइड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो हाइड्रोलॉजी में जल का अध्ययन हो जाएगा, सागर विज्ञान जिसे कहते हैं, तो ये जल का अध्ययन हो जाएगा हाइड्रोलॉजी में। अगला सवाल, भारत के किस राज्य में वह क्षेत्र जहाँ कृषि कार्यों हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होता है? तो कृषि कार्यों हेतु पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं होता है, तो पर्याप्त जल की बात हो रही है, तो इसमें शुष्क क्षेत्र का मतलब ये होगा कि जहाँ वहाँ पर जल ही उपलब्ध न हो, तो वह शुष्क क्षेत्र होगा। आर्द्र क्षेत्र का मतलब जहाँ पे पर्याप्त जल उपलब्ध हो, लेकिन जो अर्ध आर्द्र क्षेत्र होंगे, यानी कि थोड़ा बहुत मात्रा में आर्द्र हो और वहाँ पे शुष्क भी हो, तो वहाँ पे पर्याप्त जल उपलब्ध नहीं हो पाएगा, तो ये अर्ध आर्द्र क्षेत्र हो जाएगा। क्योंकि यह व्यवहारिक क्वेश्चन है थोड़ा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में भूजल में आर्सेनिक प्रदूषण की गंभीर समस्या है? तो पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक प्रदूषण की गंभीर समस्या पाई जाती है, राइट आंसर। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति समुद्री नीतल से संबंधित है? देखिए, ये सवाल यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, ये 1991 या 92 में पूछा गया था। सेम वही ऑप्शन भी है, स्टैक है, स्केरी, ट्रेंच, मियांडर। तो जो ट्रेंच है समुद्री नीतल से संबंधित है, बाकी स्टैक तो समुद्री लहरों के कटाव से बनता है, मियांडर बनता है नदी की प्रौढ़ावस्था में, जब नदियाँ लहराते हुए बरखाते हुए एक सर्पिलाकार मार्ग में चलती हैं, तो उसी को हम मियांडरिंग का रूप दे देते हैं। तो इस आधार पर ये हो जाएगा ट्रेंच समुद्री नीतल से संबंधित है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले तीसरे पेपर और चौथे पेपर का भी आपको सूचना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।